नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश में। भारतीय बाजारों ने पिछले 3 दिनों में एक ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई है और जो सेंटिमेंट वीक साइड पर था वो सेंटिमेंट रिवर्स होकर अब ऑल टाइम हाई की तरफ जाने की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट निफ्टी बैंक तो अपने ऑल टाइम हाई की तरफ पहुंच ही गई है। लेकिन इस पुल बैक को आप पुल बैक के तौर पर देखेंगे या इस पुल बैक को आप सस्टेनेबल तेज़ी के तौर पर देखेंगे, इस पर हमारी बात करना ज़रूरी है। तो क्या ये पार्टी शुरू हुई है या पार्टी अभी ओवर होगी, इस पर बातचीत कर लेते हैं। और आज हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान मौजूद हैं इस पर बातचीत करने के लिए। रोहित सर हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हमने तब भी बात की थी जब भारतीय बाजार अपने बॉटम के करीब थे, और आज भी हम बातचीत कर रहे हैं जब बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के करीब हम खड़ी हुई है। रोहित सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो आपका लास्ट वीक का दुबई का दौरा उम्मीद है कि बढ़िया रहा होगा, और दूसरा आपके हाथ पे मैंने एक स्लिंग भी देखा था रिसेंटली। आपका हाथ ठीक है? क्या होगा? कुछ कोई चोट वगैरह लगी आपको? माइनर स्प्रेन। आजकल खेलकूद में पिकल बॉल का काफी जोर शोर से खेलना चल रहा है, तो मैं भी खेलना शुरू किया। थोड़ा सा स्प्रेन हो गया, इसलिए मैंने पेन लिया था कि उसको पेन के खेला जाए तो अपने रिस्ट पे उतना जोर नहीं आएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा रोहित सर, एक चीज़ और, भारतीय बाजारों में जिस तरह का मूड माहौल 3 दिन में बदला है, सब 18,000 भूल के वापस 27,000 को देखना शुरू हो गए। तो 18,000 भी रियलिस्टिक फॉर्म नहीं था, नंबर नहीं था उस समय पर, और 27,000 भी रियलिस्टिक नंबर अभी के लिए तो एटलीस्ट नहीं है। आप क्या मान रहे हो, जो ये 3 दिन का फ़ायदा एफआईज ने उठाया है, या 3 दिन के छोटे वीकडे में कि विंडो में बाजार ने जो पुल बैक लिया है, ये सस्टेनेबल पुल बैक है या एक नियर टर्म का कम बैक है, और मार्केट माइट गो डाउन एंड सस्टेन एंड देन कम बैक? तो अभी ये लग रहा है कि सस्टेनेबल मूव आना शुरू हो गया बाजार में। तो इसको मुझे 2 बकेट्स में तोड़ना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म और लॉन्गर टर्म। क्योंकि जब हम लोग लॉन्ग टर्म मतलब 2-3 साल की बात करते हैं, तब 27,000 जैसे आंकड़ों के बारे में बोलना शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि उस तरह की तेजी बन भी सकती है। पिछले 2 महीने से बाजार कोशिश कर रहा है कि जो 20 मंथ मूविंग एवरेज है करीब 22,800 के आसपास, उसको होल्ड कर ले किसी तरह। वो शायद तोड़ने की कोशिश कर रहा है, बट हुआ नहीं। 1 महीने उसने उसके नीचे क्लोजिंग दिया था, और उसके बाद हम लोग वापस उसके ऊपर आ गए। तो इस महीने भी इंट्रा मंथ तोड़ा जरूर, बट वापस जो क्लोजिंग है अभी तक 22,840 के ऊपर है। और इसके ऊपर अगर हम लोग रहते हैं, जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो इंटैक्ट रहता है। ये सिमिलर लेवल है जो हमने 2022 में जब 15,200 तक आया था बाजार, और तब भी काफी लोग डर गए थे कि क्या बड़ा करेक्शन आएगा, और वो लेवल बच गया। फिर से वही चीज हो रही है कि नेगेटिविटी काफी है और वो लेवल बच रहा है। तो ये हो गया लॉन्ग टर्म थिंकिंग। बट शॉर्ट टर्म में क्या है, जब एक ही तरफी बाजार चलता है तो जरूर हम ये सोचते हैं कि वापस क्या थोड़ा नीचे आएगा, कंसोलिडेट करेगा किसी ना किसी लेवल पे। ये थॉट गलत भी नहीं है, क्योंकि किस तरह के न्यूज़ फ्लोज हमारे सामने आएंगे जो कि वापस बाजार को थोड़ा रोक सकते हैं, वो हमें पता नहीं है। बट इस समय बाजार क्या सोच रहा है, जो डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म है, एक नेगेटिविटी आ गई थी, क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ्स की जगह जो डेफिसिट है उसको श्री डोनाल्ड ट्रंप ने टारगेट किया। और जब उन्होंने उस चीज को टारगेट किया, हम लोग सब सरप्राइज हो गए, क्योंकि बोली तो कुछ और थी जिसके लिए हम लोग तैयार थे, और उससे काफी ज्यादा हमारे सामने कुछ चीज आ गई। बट उस चीज को अभी वापस इसी तरह देखा जा रहा है कि इट्स अ नेगोशिएशन टैक्टिक। मतलब बातचीत करने का एक तरीका था, एक शुरुआत करने का तरीका। बेस रेट जो है वो करीब 10% का उन लोग लगा के, एक इन द फॉर्म ऑफ, आप कैसे कह सकते हैं, कुछ यूरोपियन नेशंस में जैसे वैल्यू एडेड टैक्स रहता है, उस तरह का एक टैक्स लगा के अगर छोड़ देते हैं और बाकी सब नेगोशिएट हो जाता है, तो क्या असर होगा। तो दो क्या कहते हैं, रास्ते हैं। एक रास्ता है कि यूएस इकोनॉमी अगर बहुत बहुत ही ज्यादा झगड़ता तो रिसेशन की तरफ चला जाता, उसका नेगेटिव इफेक्ट पूरे मार्केट्स पे लंबे दौर तक चलता। बट अगर इम्पैक्ट कम होता है तो हम लोग देखते हैं एक सॉर्ट ऑफ स्लो डाउन। अब स्लो डाउन में क्या होगा कि कुछ समय तक बाजार थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, बट इवेंचुअली जो नॉन यूएस मार्केट्स हैं वो यूएस से ज्यादा परफॉर्म करेंगे 6 या 12 मंथ के टाइम होराइजन में। इसके कुछ हमने ऑब्जर्वेशंस ऑलरेडी फेब में और पिछले बार भी हमने बात करी थी
कि फरवरी में ऑलरेडी यूरोपियन और दूसरे जो बाजार हैं इमर्जिंग मार्केट्स वो यूएस के सामने आउट परफॉर्म करने लगे थे। तो कहीं ना कहीं यही लग रहा था कि इंडिया भी उसी चीज को करेगा, बट बीच में आ गए टैरिफ्स। तो अब ये जब टैरिफ की बात धीरे धीरे पीछे हट रही है कि कहीं ना कहीं नेगोशिएशंस हो जाएंगे, बात बन जाएगी, तो बाजार फिर से उसी चीज को डिस्काउंट कर रही है कि एक इकोनॉमिक स्लो डाउन जो कि यूएस देख रहा है उसके सामने सामने अगर दूसरे गवर्नमेंट्स अपने इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, जो कि हम लोग कर भी रहे हैं, तो फिर बाजार में तेजी बरकरार रह सकती है और काफी जो फंड्स रिएलोकेट होंगे दूसरे मार्केट से, यूएस स्पेसिफिकली यूएस से, वो पैसा जो है इन बाजारों में आएगा, इमर्जिंग मार्केट्स में, इंडिया में जहाँ पे ग्रोथ है, और ये बाजार काफी अच्छा करेंगे। तो आई थिंक इंडिया के लिए नेट नेट सॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रा पॉजिटिव हो गया है। बट फिर भी लोग शायद ये सवाल का जवाब फिर भी नहीं ढूंढ पाएंगे कि क्या एक बार नीचे वापस 22,000 तक या 22,500 तक जाके आएगा क्या। इसका जवाब 100% देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि न्यूज फ्लोज प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि कल जाके कुछ ऐसा ना हो कि चाइना और यूएस का जो भेदभाव है वो वापस बढ़ के सामने आ जाएं जी। और रिसेशनरी रिस्क जो हैं वो वापस बढ़ जाएं। तो इतना तो मन में रखना पड़ेगा कि कुछ रिस्क हैं, बट ब्रॉडली मैं बोलूंगा कि 21,200 जो इलेक्शन के टाइम लास्ट ईयर एक लो बना था, जी। और इस बार हमने करीब 21,600 का बनाया। हाँ। ये, और मैंने 20 मंथ एवरेज बताया 22,840 तक आ रहा है अभी इस महीने के लिए। ये जो मैंने ब्रॉड सपोर्ट्स बताए, जब तक कि ये सपोर्ट्स टूटते नहीं है और कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस बाजार ऊपर आ जाता है, तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है वो इंटैक्ट रहता है। तो रोहित सर एक बात बताओ, हम क्योंकि सितंबर से मार्केट में फॉल देख रहे हैं और एफआईएस का ड्रॉप तब से ही देख रहे हैं, वो ड्रॉप कहीं जाके कंफर्टेबल होना शुरू हुआ था मार्च के मिड में आके, लेकिन उसी के जस्ट बाद से ट्रम्प टैरिफ का पूरा इशू खड़ा हो गया और बाजार जो गिरना नहीं चाहिए था वो और बुरी तरह गिर गया। तो क्या मार्केट, हम ऑलरेडी इतने बीटन डाउन थे और इस इवेंट की वजह से थोड़ा ज़्यादा बीटन डाउन हो गए थे, तो वो कम बैक है, या एक्चुअल में अभी भी जो सिचुएशन है वो उतनी हंकी डोरी नहीं हुई है, मिड कैप स्मॉल कैप में अभी भी स्टीम बाकी है फर्दर फॉल डाउन की, तो अभी भी आप और डाउन साइड देख रहे हो स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक? नहीं, मुझे लगता है कि डाउनसाइड तो लिमिटेड हो गया है। जब तक कि सिनेरियो जो है, जो फंडामेंटल सिनेरियो जो बिगड़ने की दौर पे था और वो फिर रोक दिया गया है, जब तक वो नहीं बिगड़ता है तो मोस्ट प्रॉब्ली यही मानना चाहिए कि वर्स्ट इज ओवर। ओके, क्योंकि इंडियन बाजार ने एक तरह से लीड लिया था, क्योंकि हमारा जो टॉप बना सितंबर में वो यूएस मार्केट से करीब 3 महीने आगे था। ओके, तो सिमिलरली जब अपना बाजार बॉटम पे पहुंचा, मार्च 4 का जो बॉटम बना था, ट्रम्प के टैरिफ्स के बाद हमने उसी लो को रीटेस्ट किया, इंट्राडे ही तोड़ा उसको, उसके नीचे क्लोजिंग भी नहीं आया और वापस वहां से रिकवरी देख ली। इनफैक्ट आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो उसने वो लो भी नहीं तोड़ा, ऑलमोस्ट सिर्फ 61% रिट्रेसमेंट किया उसने मार्च के तेजी का। तो लो सिर्फ निफ्टी ने तोड़ा, वो भी इंट्राडे, तो उसके नीचे हम लोग गए नहीं। तो इन अ सेंस आउट परफॉर्म किया है हमने ग्लोबल बाजारों को, क्योंकि जैसे आपने बोला कि हमारे बाजार 2-3 महीने पहले से गिरने लगे थे और काफी गिर चुके थे, तो उनमें डाउनसाइड ज्यादा बना नहीं। और यूएस के बाजारों ने अपना मार्च का लो तोड़ दिया, यूरोपियन बाजार ने तोड़ दिया, बट इंडियन बाजारों ने उसको होल्ड कर लिया, क्योंकि हमारे यहाँ पहले से ही ऑलरेडी मंदी हो चुकी थी। सो एक तरह से करेक्शन हो चुका है, सिर्फ थोड़ा बहुत डर बाकी है कि फिर से कुछ ना कुछ नया नहीं उभर के आ जाए, और अगर कुछ नया नहीं आता है और बातें आगे जाके सुलझ जाती हैं, तो हमारा बाजार धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही निकलेगा। और इसमें जो सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं उस पर फिर ध्यान देंगे हम लोग, स्पेशली जो लो वैल्यूएशन सेक्टर्स हैं, क्योंकि जैसे आप मिड कैप्स की बात करते हैं कि मिड कैप्स का मेन करेक्शन आया था ओवर वैल्यूएशन को लेके, और दूसरी बात की कहाँ पे ग्रोथ है कहाँ पे ग्रोथ नहीं है, तो वो एक करेक्शन आ गया है। अब मिड कैप्स में एक सेग्रीगेशन आपको करना पड़ेगा कि जो कंपनियां हैं जिनमें ग्रोथ नहीं है और वो बहुत ही ज्यादा चल गई थी, वो शायद ज्यादा आगे जाके नहीं चलेंगी, और जो कंपनियां अर्निंग्स नंबर दिखाते जाएंगी उनके वैल्यूएशंस इससे ज्यादा शायद नहीं घटेंगे। बट साइमल्टेनियसली जो सेक्टर्स हमारे यहाँ थोड़े सस्ते हो गए हैं, उनमें पैसा जा रहा है, और वही अगर आप डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का बाइंग, और अभी मुझे कुछ लोग बता रहे हैं कि शायद फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का भी जो बाइंग है वो इन्हीं सेक्टर्स में जा रहा है, स्पेसिफिकली फाइनेंशियल्स हमने देखे हैं। बट लो प्राइस जो अंडर वैल्यूड सेक्टर्स हैं उनमें पैसा जाएगा,
और वही ये फाइनल जो मूव है इंडेक्स का, मार्केट का, 27,000 हो या 28,000, 1 या 2 ईयर्स के ओवर, इमिजिएटली नहीं होने वाला है। वो मूव ऐसे ही ड्राइव होगा कि पैसा जो है वो नई जगहों पे जाएगा, क्योंकि पैसा तो आ रहा है। जी। ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास पैसा नहीं है, हर महीने एसआईपी के पैसे आ रहे हैं और उनको डिप्लॉय करना है, तो वो डिप्लॉय कर नहीं रहे थे, कैश को होल्ड कर रहे थे, और वो अभी एक साथ डिप्लॉय हो रहा है, इसलिए हम लोग देख रहे हैं वन साइडेड मूव बाजार में। इनफैक्ट मैं आपको एक डेटा पॉइंट देता हूं, जिसके बारे में चर्चा भी कम हुई है। वो ये है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने इंडेक्स फ्यूचर्स, जो कि बाजार में डेली रिपोर्ट होता है, एफआई का पोजीशन सब लोग देखते हैं कि इंडेक्स में लॉन्ग है कि शॉर्ट है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का इंडेक्स फ्यूचर्स में जो लॉन्ग पोजीशन है वो हिस्टोरिकली ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है। ओके, तो ये ऑल टाइम हाई जो रीडिंग है, इसका मतलब है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने हमारे बाजारों को बहुत ही स्ट्रांगली सपोर्ट किया है, स्पेशली हम लोग अगर इंडेक्स फ्यूचर्स के पोजीशन को देखें। और इसमें वो हिले भी नहीं है, मतलब इतनी जो बाजार में गिरावट आई, उन्होंने एक हार्डली मतलब कुछ काटा भी नहीं पोजीशन, इनफैक्ट बढ़ाया ही है, क्योंकि कल का परसों का जो रीडिंग है वेडनेसडे का, वो ऑल टाइम हाई था। मतलब नीचे की तरफ भी उन्होंने होल्ड किया और ऊपर की तरफ भी खरीदते गए हैं। तो बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से आ रहा है, और उनकी जो लिक्विडिटी है वो आई थिंक बाजार को बहुत ज्यादा गिरने नहीं देगी, अनलेस फंडामेंटल सिनेरियो बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाए। तो रोहित सर, सबको लग रहा था कि इंडिया जब ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इश्यूज आए हैं तो इम्पैक्ट जो नहीं करेंगे वो करेंगे डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी, इसके ऊपर सबका फोकस था। लेकिन सरप्राइज कर दिया बैंक्स ने। बैंक्स अपने ऑल टाइम हाई पर है, जबकि बाजार में अभी भी 2400 अंक दूर है हम निफ्टी में, लेकिन ये अपने ऑल टाइम हाईस पे खड़ा हुआ है। सो इस तरह का जो तेजी आया, और वो भी 3 बैंक ड्रिवन है। आप देखिए एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इन्होंने ही प्रोमिनेंटली ड्राइविंग सीट पकड़ी और इन्होंने ऑल टाइम हाई पे पहुंचा दिया बाजार को। सो इस तरह की जो सरप्राइज मूव आया है बैंक्स में, क्या आप इसके लिए तैयार थे? मतलब तेजी आना तो तैयार थे, लेकिन इतनी जल्दी आ जाएगी और इन तीनों से ही आ जाएगी, इसके लिए तैयार थे? दूसरा, जिनसे मिस हो गई है रैली, वो क्या पीएसयू बैंक को पकड़ के बैठ जाए, क्योंकि वहां पर वैल्यू है, डीप वैल्यू इनफैक्ट? तो मैं ये कहूंगा कि वन वे जब बाजार चल रहा है, इसमें कोई चढ़ के काम करने की जरूरत नहीं है। अब बाजार हमेशा करेक्शंस देगा। ये न्यूज़ फ्लो जो है ये भी चलती रहेगी, क्योंकि कहीं ना कुछ चाइना करेगा, दूसरे देशों के साथ टाइप्स करेगा। कुछ ऐसी न्यूज़ भी आ सकती है जो हमें शॉर्ट टर्म में लगे कि अरे ये नेगेटिव है, तो करेक्शंस आएंगे। फाइनेंशियल्स आउट परफॉर्म करने वाले हैं, इनको डिक्लाइंस पे खरीदा जाए। ये बात सच है कि शॉर्ट टर्म में, मतलब पिछले 10 दिनों में हमने सिर्फ प्राइवेट बैंक्स में रैली देखी, बट पिछले बार जब हम लोग बात कर रहे थे मैंने ये भी बताया कि आउट परफॉर्मिंग सेगमेंट फाइनेंशियल्स में एक्चुअली एनबीएफसीज है। तो फाइनेंशियल सेक्टर का जो आउट परफॉर्मेंस है ओवरऑल, वो एक्चुअली फरवरी के महीने से शुरू हो गया था। ये बीच में सिर्फ एक थोड़ा सा ब्रेक लगा, और उसमें भी फाइनेंशियल्स ज्यादा गिरे नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी सिर्फ 61% रिट्रेसमेंट दिया उसने मार्च के रैली का, न्यू लो नहीं बनाया। तो बेसिकली फाइनेंशियल्स आउट परफॉर्म कर रहे थे फरवरी महीने से, और वो करते गए। ये सबसे लो वैल्यूएशन सेक्टर भी था ओवरऑल। अगर हम लोग प्लॉट करते हैं हमारे स्ट्राइक प्लेटफॉर्म पे, हम लोग देखते हैं कि 10 ईयर्स का या 15 ईयर्स का डेटा लेके, तो फाइनेंशियल सेक्टर की जो वैल्यूएशन है, इवन इफ यू टेक ऑन पी रेशियो या प्राइस टू बुक पे ले लेंगे, तो -2 स्टैंडर्ड डिविएशंस के आसपास आ गए। ओके, तो ओवरऑल हम लोग प्लस और -2 स्टैंडर्ड डिविएशंस पे प्लॉट करते हैं, तो -2 पे काफी फाइनेंशियल बैंक्स सब आ गए थे। तो लोएस्ट वैल्यूएशंस पे मिलने वाला एक सेक्टर, और उसके सामने आपने एफएमसीजी की बात की, वो अगर हम लोग सितंबर से लेके जनवरी तक देखें, हाईएस्ट वैल्यूएशंस पे होने वाला एक सेक्टर। तो नेचुरली एक शिफ्ट हुआ है। और जैसे मैंने बताया, नया पैसा जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस पे आ रहा था, वो जनवरी से एलोकेट फाइनेंशियल्स पे ही कर रहे थे, क्योंकि उनको लगा कि यही सस्ता है, ये हमें डिफेंड करेगा, और इवेंचुअली वही सेक्टर चल गया है। अब दूसरे सेक्टर्स में पार्टिसिपेशन इवेंचुअली आ जाता है, इमीडिएटली शायद नहीं दिख रहा है हम लोग को। एक बार स्टेबिलिटी लोगों को दिख जाएगी कि ओवरऑल जो सिचुएशन है वो सुधर रहा है, तो धीरे धीरे दूसरे सेगमेंट्स जो कि लो वैल्यू हैं वहां पे भी पैसा जाना चाहिए। बट डेफिनेटली बाय फाइनेंशियल्स ऑन डिप्स, डिक्लाइन का वेट करें, क्योंकि एक तरफी कोई चीज चल रही है तो उसमें चढ़ के लेने की जरूरत नहीं है। और कई चीजें हैं जो बाजार को ऊपर नीचे शॉर्ट टर्म में कर सकती हैं।
तो दूसरी तरफ क्योंकि ये इस निफ्टी का सबसे बड़ा वेटेज रखने वाला क्षेत्र है फिनेंशियल्स, जहां फिनेंशियल में पहले तेजी आई फिर प्राइवेट बैंक चले। दूसरा बड़ा हिस्सा है आईटी, जो इस समय साल के नए लोस काटे जा रहा है और लगातार प्रेशर आ रहा है। जैसे जैसे नंबर आ रहे हैं वैसे वैसे क्या कंपनियों के बॉटम बन रहे हैं या अभी और इनमें पेन बाकी है? अगर किसी को लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के लिए जाना है तो क्या आईटी सही जगह है जहां पैसा डल सकता है या अभी वेट करें? तो आई थिंक आईटी सॉर्ट ऑफ अंडर परफॉर्म ही करेगा। और इसका कारण है कि इंटरनेशनली लिंक्ड थोड़ा ज़्यादा है। जब हम ट्रेड टैरिफ्स और ये सब जो अभी जो चीज़ें चल रही हैं, इसमें क्या होगा कि खर्चे जो हैं, जो ग्लोबल कंपनियां हैं, वो अपने खर्चे कहीं ना कहीं थोड़ा रोक के रखते हैं। और जब खर्चे रोक के रखते हैं उसी के बेसिस पे आईटी स्पेंडिंग होती है। तो आईटी सेक्टर को एक प्रेशर पॉइंट पे रहना पड़ेगा कुछ समय तक। तो आईटी से निकल के दूसरे सेक्टर्स में जाना ही समझदारी की बात होगी। अब ऐसा नहीं है कि अगर बाजार बॉटम होके ऊपर की तरफ ऑल टाइम की तरफ चलेगा तो आईटी सेक्टर कहीं ना कहीं पिकअप तो जरूर करेगा। तो हम लोग फिर दूसरा सवाल पूछेंगे कि ये सेक्टर आउट परफॉर्म कर सकता है कि नहीं, और फिर वहां वहां पे भी आंसर जो जवाब है हमारा यही होगा कि अंडर परफॉर्म करेगा, क्योंकि ग्रोथ जो है उस सेक्टर का थोड़ा अनसर्टन है। सो आई थिंक आईटी सेक्टर अंडर परफॉर्म या नेगेटिव, ये दोनों एंगल से हम लोग छोड़ ही देंगे, फोकस करें दूसरे एरियाज पे। और रही बात सर फार्मा की, क्योंकि हर बार डिफेंसिव सामने आ जाता था, इस बार यहाँ पर भी यूएस एक्सपोजर है, सामने खड़ा हुआ इशू है, और प्लस आपके सामने अर्निंग्स की ग्रोथ भी म्यूटेड साइड पर है। सो इसको भी आप साइड में रख के चलोगे या इसमें थोड़ा थोड़ा पिक एंड चूज किया जा सकता है? नहीं, फार्मा में आई थिंक यू कैन पिक एंड चूज, और इसके कई कारण हैं। यूएस जो है उसको मेडिकल एक्सपेंडिचर जो करना है और अपने मेडिकल एक्सपेंसेस कम रखने हैं, तो कहीं ना कहीं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स लेने ही पड़ेंगे। तो ये चीज़ तो सर्टेन है। तो इन प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं सकता है। ज़रूर वो बात करने लगा है कि नहीं हम इस पे भी टैरिफ्स लगाएंगे, बट मुझे लग रहा है शायद बहुत ज़्यादा नहीं लगे। एंड इट मे बी अक्रॉस द बोर्ड, मतलब मतलब जिस तरह उन्होंने 10% अक्रॉस द बोर्ड लगाया, अगर फार्मा पे भी अक्रॉस द बोर्ड पूरी दुनिया पे 1% या 2% लगा देता है तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी अपना हमारा जो है भारतीय देश का प्रोडक्शन का, वो भी नहीं हटेगा। तो आई थिंक फार्मा सेक्टर एक्चुअली इन अ वे पॉजिटिव है। इसमें बेस इनफैक्ट बन भी गया है कई कई स्टॉक्स में जो करेक्शन आया, ऐसा दिख रहा है कि धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलने लगे। तो मुझे बहुत रिस्क नहीं लग रहा है। इनफैक्ट फार्मा इज अ गुड डिफेंसिव एक्सपोजर टू हैव। तो फार्मा सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। तो रोहित सर, क्योंकि जो लार्ज कैप और मिड कैप का स्टीम था वो पहले ही कुछ हद तक सेटल हो गया था जब हम मार्च में एंटर करके गए थे तब, या फरवरी के लोस जो आपने देखे होंगे उसमें बहुत बुरी तरह कार्नेज था मिड कैप स्मॉल कैप में। तो वो कार्नेज की सिचुएशन के बाद आज क्या मिड कैप अभी भी फेवरेबल हुए हैं या स्मॉल कैप फेवरेबल हुए हैं, या लार्ज कैप पे ही प्रेफरेंस रखी जाएगी क्योंकि माहौल अनसर्टेन है? तो मिड कैप्स में बहुत ही सिलेक्टिव अप्रोच आ जाएगा यहाँ से, बेस्ड ऑन की ग्रोथ कहाँ पे। क्योंकि अगर आप अर्निंग्स ग्रोथ नहीं दिखा रहे हो तो आपके वैल्यूएशन सस्टेन नहीं होने वाले हैं, ये बेसिक पॉइंट है। और अगर थोड़ा बहुत बाजार के चलते चलते परफॉर्मेंस दिख भी गया शॉर्ट टर्म में, वो इवेंचुअली वहाँ पे सेलिंग प्रेशर आएगा, फिर से नीचे घट जाएगा। तो इट माइट नॉट डू दैट वेल जैसे कि पहले हो रहा था। क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि तेजी के माहौल में सब कुछ चलने लग गया था, अब वो नहीं हो सकता। सो दैट सेग्रीगेशन, मिड कैप्स के अंदर सेग्रीगेशन बहुत ही जरूरी है कि ग्रोथ कहाँ पे एक्चुअली है। और बाकी फिर आपने जैसे बोला लार्ज कैप्स पे फोकस आएगा, स्पेशली वैल्यूएशंस बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेंगी। जहाँ पे वैल्यूएशंस कम हैं, जहाँ पे हमारा अटेंशन नहीं रहा है, वहाँ पे पैसा जरूर जाएगा। तो सर, क्योंकि सेक्टर स्पेसिफिक ले देखिए प्रोमिनेंट 5-6 सेक्टर जो हैं ये तो काम कर ही रहे हैं, इस समय सबसे बेटर फाइनेंशियल दिखाई पड़ रहा है ऑब्वियसली ज़्यादातर सभी जानकारों को। लेकिन जो नॉन ट्रेडिशनल सेक्टर्स जैसे पिछली बार डिफेंस काम कर गया, पीएसयू काम कर गया, ईवी काम कर गए, या ये रिन्यूएबल काम कर गए, तो ये पिछले साल के जो हीरो थे या पिछली तेज़ी के जो हीरे थे, क्या इन्हीं में से हीरो निकल के आएगा या कोई नया बनेगा? तो कुछ तो इनमें से निकलेंगे, जैसे कि अभी आपने डिफेंस और रिन्यूएबल की बात करी, ये हाई वैल्यूड सेक्टर्स थे। तो इसमें चॉइस करना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है कि हाँ यहाँ पे अभी भी ग्रोथ है कि नहीं, क्या मैं बहुत ज़्यादा वैल्यूएशंस पे कर रहा हूँ इस स्टॉक के लिए।
स्पेसिफिकली रिन्यूएबल्स में तो ये सवाल और भी बड़ा है, क्योंकि काफ़ी वैल्यूएशंस बढ़ गए थे, कुछ पी रेशियोज 160 200 तक पहुंच गए थे कुछ स्टॉक्स के। तो वहां पे एक सवाल जवाब बनता है। पीएसयू स्टॉक्स जनरली, अगर मैं ओवरऑल बोलूं, पब्लिक सेक्टर कंपनियां, ये ओवरऑल एक्सपेंसिव नहीं है। ये बहुत ही सस्ती थी 2021-22 में, वहां से शुरुआत हुई इनका, और एक काफी स्टीप करेक्शन आया है, क्योंकि 30-40% करेक्शन कई स्टॉक्स में देखा गया है। उस हिसाब से ये फिर से सस्ती ही हैं, तो मैं उनको चीप बास्केट में ही डालूंगा। पैसा कहीं ना कहीं पीएसयूज में भी वापस जाएगा। सो पीएसयू स्टॉक्स का फोकस मेरे हिसाब से नहीं हटने वाला है। तो आई थिंक एनबीएफसीज, पीएसयूज ये टॉप ऑफ द वैल्यूएशन बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स बन जाएंगी। दूसरे तो एक सेक्टर, हाँ बोलिए जरूर। नहीं रोहित सर, एक चीज़ और मुझे इसमें पूछना था आपसे कि 3 महीने के लिए बला टली तो है, लेकिन 3 महीने बाद क्या? हम इतने अनसर्टेन सिचुएशन में हैं कि अभी आपकी अर्निंग, क्वार्टर अर्निंग खड़ी है सामने, ये अर्निंग जैसे सिचुएशन आएगी वैसे वैसे भाव एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन जब तक ये एडजस्ट होगी, मानसून के नंबर आएंगे, मानसून के बाद आप फेस्टिवल पे खड़े होंगे, तभी ये 3 महीने भी एक्सपायर कर जाएंगे। सो वो सिचुएशन सिनेरियो क्या, कि हम कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे या इंटैंगल्ड ही रहने वाला है कुछ ऐसे ही? और ट्रम्प साहब का कुछ सबको पता है, कोई भरोसा नहीं कब कहाँ से वापस उनको कुछ फैसले आ जाए। तो ये हालात कैसे आप रीड कर रहे हो, क्योंकि पूरा डिप्लॉयमेंट तो इसमें कर ही नहीं सकते। नहीं, हालात कुछ ऐसे हैं कि आई थिंक उनका इंटेंशन अभी लोगों को कुछ कुछ समझ में आ गया है कि इंटेंट ये था कि एक बेस रेट जो 10% है, ये एक बेस रेट है, ये तो रहने वाला है, क्योंकि यूएस का एक इनकम रिक्वायरमेंट था कि उनका जो डेफिसिट है वो काफ़ी हो गया है, और उनको उसको कम करने के लिए एक इनकम सोर्स चाहिए। तो आई थिंक इसलिए उन्होंने दो लेवल्स रखे, 10% एक बेस रेट, और उसके ऊपर जो है वो नेगोशिएबल रेट है। ओके, अब ये नेगोशिएबल रेट किस तरह होगा कि आप अगर यूएस के साथ बातचीत करके अपने जो ट्रेड बैरियर्स यूएस के साथ है उनको सुलझा लेंगे, तो ये रेट्स कम हो जाएंगे। एंड आई थिंक इंडिया ऑलरेडी उस पाथ पे है। बहुत ही क्लियरली जो बायलैटरल एग्रीमेंट की बात हम लोग सुन रहे हैं, प्रॉबेबली सितंबर तक आएगा, 90 डेज के अंदर भी नहीं आए। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो 90 डेज का डेडलाइन है ये आगे बढ़ा दिया जाए, जब तक कि अलग अलग देश जो हैं वो अपने बातें यूएस के साथ कर रही हैं या सामने रख रही हैं। इनफैक्ट एंड रिजल्ट ये हो सकता है कि ग्लोबली वी माइट एंड अप इन अ हायर फ्री ट्रेड एनवायरनमेंट देन वी आर टुडे। लोग सोचते ग्लोबलाइजेशन खत्म हो गया, बट अगर ये बातें सही सही निकल जाती हैं तो ग्लोबलाइजेशन रीग्लोबलाइजेशन हो जाएगा। तो इस चीज को हम लोग कम नजर दे रहे हैं कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है। अच्छा, इसका साथ साथ जो है ये जरूर है कि 3 मंथ्स का टाइम फ्रेम है, आपके जो ये क्वार्टर के अर्निंग्स है इसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं दिखेगा। इसलिए कंसोलिडेशन की बातें हम लोग ज्यादा करते हैं कि चलो बेस हमने बना दिया 21,200, 22,800, ये जो बेस लेवल्स हैं ये नीचे में हमारे मेजर सपोर्ट से, इसके नीचे नहीं जाएगा। बट इस रेंजेस के अंदर कहीं ना कहीं ऊपर, एक बार ऊपर बाजार गया 23,000, 23,500, वहां से वापस नीचे करेक्शन भी आ सकता है और कंसोलिडेट कर सकता है शायद जून के महीने तक। बट आफ्टर जून अगर आप सोचें कि जैसे जैसे ये बातें सुलझती जाती हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो क्या बन रहा है, उसमें कई चीजें होंगी। नंबर 1, इन्फ्लेशन का रेट सब जगह घट रहा है। इसके पीछे पीछे नंबर 2, इंटरेस्ट रेट्स यूएस के बाहर, यूएस शायद इमीडिएटली इंटरेस्ट रेट्स नहीं काट पा रहा है, बट यूएस के बाहर इंटरेस्ट रेट्स काटने का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। यूरोप में शुरू हो चुका है, चाइना में शुरू हो चुका है, और अब जाके इंडिया ने भी फरवरी से शुरू कर दिया है। हमारी भी मॉनेटरी पॉलिसी ईजिंग की तरफ जा रही है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस अनाउंस हो चुके हैं। तो कई ऐसी चीजें हो रही हैं जो कि लिक्विडिटी बाजार में इंक्रीज कर रही हैं। सामने सामने गवर्नमेंट का स्पेंडिंग है जो कि रुक नहीं रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा भी बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन पे इतना असर भी नहीं आएगा, बट उन्होंने पूरी तरह काटा भी नहीं है। 10-15% जो एडिशनल स्पेंडिंग होगी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आप इवेंचुअली देखेंगे। तो ये कई चीजें हैं जिनका पॉजिटिव इम्पैक्ट अर्निंग्स पे अगले साल के, जब हम लोग 1 ईयर और 2 ईयर्स की बात करते हैं, तो आगे के जाके अर्निंग्स पे आएगा। और उस बेसिस पे जब आप 1 साल या 2 साल का इन्वेस्टमेंट प्लान बनाते हैं तो आप पॉजिटिवली उसको देखेंगे। तो डेफिनेटली 3 मंथ्स एक पीरियड है जिसमें आपको शायद कुछ चीजें सस्ते में भी मिले लेने को, कुछ चीजें शायद और महंगी हो जाएं क्योंकि पैसा वहां पे जा रहा है। तो ये वेरिएशन, ये डाइवर्जेंस जो हम लोग देख रहे हैं, जैसे फाइनेंशियल्स और आईटी की आपने बात करी, ये डाइवर्जेंसेस जरूर रहेंगी।
बट इट इज़ अ पीरियड टू इन्वेस्ट। इट इज़ कि धीरे धीरे आप अगर निवेश करते जाएंगे इस अनसर्टेनिटी में, तो आप शायद सही चीज़ें इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। तो रोहित सर, जो मतलब ट्रम्प साहब का यू टर्न था, इसको सबने एसेस किया मार्केट के फॉल की वजह से, या फिर जो यूएस में लोगों के बीच में दिक्कतें शुरू हुई, अनिश्चितता शुरू हुई, उसके आधार पर। लेकिन एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, इट इज़ बिकॉज ऑफ बॉन्ड मार्केट, जिससे वो घबराए और उन्होंने ये फैसला लिया, क्योंकि बॉन्ड मार्केट की डंपिंग बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता था यूएस मार्केट के लिए। सो क्या ये चीज़ ही उनको रोक गई, या उनको लग रहा है कि हाँ ये एक बड़ा थ्रेट है, इसकी वजह से मैं नहीं काम करूंगा आगे, और अब इसको यहीं पे ही रोक देते हैं, यहीं पे ही एडजस्टमेंट चलने देते हैं जैसे चल रहा है? सो देर आर टू पार्ट्स। एक तो बॉन्ड मार्केट है और दूसरा है करेंसी मार्केट, और दोनों कुछ कुछ रिलेटेड भी हैं। आपका जो करेंसी है, जो डॉलर है, वो बहुत ही स्ट्रांग हो गया था, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा वीक करना भी जरूरी था। और दूसरी बात है बॉन्ड मार्केट को संभालना। ना बॉन्ड मार्केट को संभालने की बात हम लोग सोचते हैं कि चलो अगर आप इकोनॉमी को थोड़ा सा स्लो कर देंगे तो बॉन्ड मार्केट सुधर जाएगा। तो ये बात दो तरीके से होती है। एक तो अगर इक्विटी का पैसा जो है वो निकल के बॉन्ड्स में जाता है, हमने ये कुछ हद तक देखा फरवरी और मार्च में इक्विटी प्राइसेस घट रही थी और बॉन्ड मार्केट्स बढ़ रहे थे, तो इससे डायरेक्ट इम्पैक्ट था कि बॉन्ड यील्ड्स घट गए। बट साथ साथ पिछले 3-4 दिनों से आप बात सुन रहे होंगे कि श्री ट्रम्प जो है जेरेमी पावेल पे काफी गुस्सा कर रहे थे कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट के दर कम करना शुरू नहीं किया। तो ये दूसरा एंगल है कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ बॉन्ड बाजार को बढ़ाने के लिए आप बाजारों को तोड़े। थोड़ी इकोनॉमिक जो स्लो डाउन आ रही है इस 10% बेस रेट से, वो आपके इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेगी। तो इंटरेस्ट रेट काटने का जो एनवायरमेंट है वो तो आपने बना दिया, अब ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे एफओएमसी में, फेडरल रिजर्व को। साथ साथ अगर वो भी नहीं कर पाता है, आपके पास ट्रेजरी है जो वापस बॉन्ड बाइंग के प्रोग्राम्स को इनिशिएट कर सकता है। आपने नोटिस किया होगा जो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, मतलब बॉन्ड्स को एक्सपायर होने का जो काम था, वो उन्होंने $90 बिलियन से काट के कहीं $30 बिलियन पर मंथ पे लाके रख दिया है। तो क्यूटी का जो प्रोसेस है उसको भी धीरे धीरे कम कर दिया है। अब इस पॉइंट पे है कि अगर किसी तरीके से बॉन्ड बाजार को सपोर्ट नहीं मिलता है तो वापस वो बॉन्ड्स बाइंग शुरू करेंगे। अब आप सोचिए कि 6 महीने में कहीं ना कहीं अगर बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम वापस आ जाता है तो बाजार में लिक्विडिटी की हद तक फिर से बढ़ जाएगी, और उसका असर फिर बाजार पे क्या होगा। तो थोड़ा फॉरवर्ड थिंकिंग अगर हम लोग करें इसके बारे में, क्योंकि ये सोचना कि यूएस डिफॉल्ट करेगा ये तो होने नहीं वाला है। कोई भी गवर्नमेंट खुद अपने आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारती है, तो दे विल फाइंड अ वे। तो हम लोग को इसके बारे में सोचना है कि क्या तरीका वो निकालने वाले हैं और उस तरीके का क्या असर होगा। एंड देन व्हेन वी थिंक फॉरवर्ड, तो नेट इफेक्ट यही होने वाला है कि इवेंचुअली इंटरेस्ट रेट्स घटेंगे, लिक्विडिटी बढ़ेगी, तो बाजारों पे जो इवेंचुअल इफेक्ट है वो पॉजिटिव होने वाला है। तो सिर्फ समय की बात है कि 2 महीने 3 महीने कितना समय लगेगा इसको होने में। तो रोहित सर, जो इसका इफेक्ट आया है वो कमोडिटीज़ पे आया, खास तौर से क्रूड बहुत बुरी तरह नीचे आया, तो इसका बेनिफिशियरी 2 सेक्टर या कुछ सेक्टर्स इंडिया में रहते हैं। उसको हमने इंडिगो में कुछ हद तक देख भी लिया, वो अपना नया ऑल टाइम हाई बना भी रहा है, वो जो बेजार यूज़र है। लेकिन साइमल्टेनियसली पेंट जो अपने साल के लोज पर है, या टायर जो बहुत चले नहीं, ये सब तरह के सेक्टर भी हैं जो कंजम्पशन ड्रिवन भी हैं और इनके इनपुट कॉस्ट में क्रूड भी है। इनके लिए कितना बेनिफिशियरी हो रहा है ये, और क्या ये वेल पोजीशन्ड है इस समय? तो कुछ सेक्टर्स पे लेट इम्पैक्ट आता है क्योंकि वो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट साइकिल पे डिपेंडेंट है। जैसे आपने टायर्स बोला, कार्स हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ये सब की जो बाइंग है ये लोन्स के हिसाब से होती है, राइट? कि लोग बोरो करते हैं और फिर गाड़ियां खरीदते हैं, घर खरीदते हैं। तो इंटरेस्ट रेट का दर जैसे जैसे कम होता जाता है तो इन चीज़ों की डिमांड जो है वो वापस बाजार में आने लगती है। तो इस चीज़ को समय लगेगा। आरबीआई ने डायरेक्शन तो दे दिया है कि उनका मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो ईजिंग की तरफ है। 2 या 3 और रेट कट्स इस साल में होंगे और धीरे धीरे इसका असर हम लोग इन सेक्टर्स पे देखने लगेंगे। तो इट विल टेक टाइम, बट डायरेक्शन सेट है कि इंटरेस्ट रेट के दर कम होने से जो सेक्टर्स बेनिफिट करते हैं उन पे इवेंचुअली आप वो इम्पैक्ट देखने वाले हैं। ओके, तो लास्टली रोहित सर, क्या हम मान के चलें कि 2025 में ही हम ऑल टाइम हाई हिट करेंगे? इट्स वेरी हाइपोथेटिकल राइट नाउ, लेकिन क्या हिट करेंगे?
तो ऑल टाइम हाई जरूर हो सकता है, 27 से 28 हजार तक पहुंचेंगे या नहीं, वो मुश्किल है बोलना। बट ऑल टाइम हाई है कि 26,200 के आसपास जो हम लोग पहुंचे थे, उसको कहीं ना कहीं लेटर पार्ट ऑफ द ईयर में एक बार सरपास करके आना हो सकता है। मैं रूल आउट नहीं करूंगा। एनवायरमेंट जिस तरह का है, थिंग्स अगर सॉर्ट आउट हो जाती हैं, इंटरेस्ट रेट्स भी घटते हैं, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंटैक्ट रहती है, तो न्यू हाई टच करना मुश्किल नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित सर, ये हेडलाइन दी आपने हमें कि 2025 के एंड तक ऑल टाइम हाई हिट हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बातचीत करने के लिए, और हर बार की तरह बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ समझने को, बहुत कुछ नया सुनने को आपसे मिलता भी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बातचीत करने के लिए। और ध्यान रखिएगा अपने हाथ का, आप सेहत का तो ख्याल रख ही रहे हैं, पिकल बॉल के जरिए हाथ का भी ध्यान रखिएगा। आगे आपसे हम मुलाकात करते रहेंगे, और फिलहाल के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। तो अब हमारी खास पेशकश को नहीं समेटेंगे, लेकिन पार्टी सच में शुरू हुई है और शायद आने वाले समय में कंटिन्यू कर भी सकती है, और साल के एंड तक आते आते नए ऑल टाइम हाइस पर हम पहुंच भी सकते हैं। इस तरह की चीज़ों के बीच में इस कार्यक्रम को ही समेटेंगे। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार भी खबरें बनी रहेंगी।